हेलो फ्रेंड, आप देख रहे हैं टारगेट विद चंद्र इंस्टीट्यूट। मैं हूं चंद्रभान। दोस्तों, हम लोग सामान्य अध्ययन फास्ट रिवीजन सीरीज की बात कर रहे थे और उसी के तहत ये अगला वीडियो हम लेकर के आए हैं आपके सामने। तो बहुत ही कम समय में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हैं वो करंट अफेयर से रिलेटेड हैं। अभी जो हम लोग बात करने वाले हैं, जो आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021। तो इससे एक दो क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, इसलिए आपको यहाँ पर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जो आपके की पॉइंट्स हैं, जो आपके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, उनकी हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। अभी भारत वन स्थिति रिपोर्ट जो है 2021 का ही डाटा यहाँ पर पूछा जाएगा, क्योंकि ये प्रत्येक 2 वर्ष बाद होता है। तो 2021 के बाद अभी 2023 वाला जो है डाटा अभी नहीं आया हुआ है, इसलिए अभी एग्ज़ाम में यहीं से पूछा जाएगा। तो चलो शुरू करते हैं भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के बारे में। देखिए, इसको जारी कौन करता है? भारतीय वन सर्वेक्षण। और ये संस्करण कौन सा है? 17वां संस्करण है। ठीक है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं ये आपका कॉलम बना हुआ है। क्षेत्र, यहाँ पर क्षेत्र वर्गीय श्रेणी है और उसके बाद क्षेत्र वर्गीय किलोमीटर है, भौगोलिक क्षेत्र का प्रतिशत है। तो हम देखेंगे पहले वनावरण। तो वनावरण का कुल मिला के कितना क्षेत्र है वर्ग किलोमीटर में? 7,13,789। ठीक है। तो कई बार तो ऐसे ही पूछ लेता है कि ये बताइए भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अकॉर्डिंग वनावरण कितना है? तो 7,13,789 वर्ग किलोमीटर। और ये प्रतिशत में कितना होगा? भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत है? 21.71% है। ठीक है। हम वृक्षावरण की बात करेंगे तो ये 95,748 है, अर्थात वनावरण से कुछ कम है। और इसका जो प्रतिशत है वो 2.91 है, मतलब काफ़ी हद तक ये कम है। टोटल दोनों को अगर जोड़ लेंगे, कई बार ऐसे भी पूछ लेता है कि टोटल बताइए, तो वनावरण प्लस वृक्षावरण को देखेंगे तो टोटल आपका वर्ग किलोमीटर पर यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, 8,09,537 वर्ग किलोमीटर। और इनको अगर प्रतिशत जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? प्रतिशत इसका हो जाएगा टोटल 24.62%। ठीक है। तो अगर हम देखें टोटल वनावरण प्लस वृक्षावरण तो 24.62% है। इस चीज़ को जरूर याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद इधर कुछ फैक्ट दिए हुए हैं वन लाइनर टाइप, इसको देख लेते हैं। वनावरण में सर्वाधिक वृद्धि कहाँ पर हुई है? तो सर्वाधिक वृद्धि हुई है वनावरण में आंध्र प्रदेश, सेकंड नंबर में तेलंगाना, थर्ड नंबर पे ओडिशा, 4 नंबर पे कर्नाटक और 5 नंबर पे झारखंड। ठीक है। तो वनावरण में सर्वाधिक वृद्धि कहाँ पर हुई है? आंध्र प्रदेश में, ये याद रखना है। उसके बाद सेकंड में देखते हैं वनावरण में न्यूनतम वृद्धि। अब सर्वाधिक वाली देख लिया तो न्यूनतम वाला भी आप देख लीजिए। तो न्यूनतम वृद्धि जो हुई है अरुणाचल प्रदेश में है। लेकिन याद रखिए, अभी भी अगर हम देखें कि वनावरण सबसे अधिक मात्रा में प्रतिशत में कहाँ पर है, तो अरुणाचल प्रदेश आता है। ये लगभग 70% के एबव जो है वनावरण यहाँ पर पाया जाता है। लेकिन फिर भी यहाँ पर कमी दिखी जाएगा 2021 के अनुसार। तो कमी सबसे अधिक कहाँ पर हुई है? अरुणाचल प्रदेश में। तो ये एक जो है बड़ी ही अफसोस की बात है कि जितने हमारे पूर्वोत्तर भारत के राज्य हैं जो कि वनावरण के लिए बहुत ही प्रसिद्ध हैं, बहुत ज़्यादा वनावरण पाया जाता है, लेकिन यहाँ पर हम कुछ समय से ये भी देख रहे हैं कि यहाँ इसमें कमी भी हमें देखने को मिल रही है। ठीक है। तो वनावरण में न्यूनतम वृद्धि की बात करेंगे तो अरुणाचल प्रदेश। इसके बाद अगला पॉइंट है सर्वाधिक वनावरण वाले राज्य। ठीक है, सर्वाधिक वनावरण वाले राज्य। तो यहाँ पर सबसे अधिक वनावरण कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में, उसके बाद फिर अरुणाचल प्रदेश में, फिर छत्तीसगढ़ में, फिर उड़ीसा में, फिर महाराष्ट्र में। तो सबसे अधिक वन क्षेत्र वाला जो राज्य है वो मध्य प्रदेश। ही आप ऐसे कह सकते हैं सबसे अधिक वन कहाँ पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश में। और सर्वाधिक वृद्धि कहाँ हुई है? आंध्र प्रदेश में। आगे देखते हैं सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत। अब यहाँ प्रतिशत में पूछ रहा है। ठीक है। सर्वाधिक वनावरण प्रतिशतता वाले राज्य ये संघ राज्य क्षेत्र में। तो संघ राज्य क्षेत्र में सबसे पहले आएगा लक्षद्वीप, राज्यों में आएगा मिजोरम के बाद फिर संघ शासित में आएगा अंडमान व निकोबार द्वीप समूह। उसके बाद देखिए राज्यों में दूसरा नंबर है अरुणाचल प्रदेश। अगर हम राज्यों की बात करेंगे तो दूसरा नंबर अरुणाचल प्रदेश का है। और ओवरऑल अगर बात करेंगे तो ये आपका अरुणाचल प्रदेश किस नंबर पे आएगा? चौथे नंबर पे आएगा। 5वें नंबर पे प्रतिशत में कौन आएगा? मेघालय। ठीक है। इसके बाद आगे हम लोग देखते हैं न्यूनतम वनावरण क्षेत्र वाले राज्य, अर्थात सबसे कम वन कहाँ पर है? तो हरियाणा, उसके बाद पंजाब, फिर गोवा, फिर सिक्किम, फिर बिहार। आगे हम लोग देखते हैं न्यूनतम वनावरण प्रतिशत। अब आपने यहाँ पर सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत का देखा, फिर उसके बाद बिना प्रतिशत का देखा, फिर इसके बाद हम न्यूनतम वाला भी प्रतिशत में देखेंगे। तो न्यूनतम वनावरण वैसे भी और प्रतिशत में दोनों का डाटा सेम है। अगर आपसे पूछ ले न्यूनतम वनावरण वाले राज्य प्रतिशत में बताइए तो हरियाणा होगा। ठीक है। अगर पूछ ले न्यूनतम वनावरण क्षेत्र वाला राज्य बताइए तब भी हरियाणा होगा। तो ये दोनों डाटा सेम है यहाँ पर, यानी हरियाणा और पंजाब। आगे जब हम बढ़ते हैं तब यहाँ पर तो गोवा है
बिना प्रतिशत वाले में, और प्रतिशत वाले में तीसरे नंबर पे यहाँ पर आ जाता है राजस्थान। तो कई बार जो है एग्जामिनर यहीं पर खेल कर जाता है। तो याद रखिएगा, न्यूनतम या प्रतिशत में अगर पूछे दोनों में तो हरियाणा और पंजाब फर्स्ट और सेकंड में रहेंगे, ठीक है। लेकिन जब थर्ड की बात आएगी तो न्यूनतम वनावरण वाले में गोवा आएगा तीसरे नंबर पर, और प्रतिशत वाले में तीसरे नंबर पर आएगा राजस्थान। फिर वैसे प्रतिशत वाले में आता है आपका चौथे नंबर पर कौन सा आता है, हमारा प्रदेश उत्तर प्रदेश, ठीक है। चौथे नंबर पर हमारा प्रदेश उत्तर प्रदेश आता है, पांचवें में गुजरात आता है। इसके बाद सर्वाधिक वृक्षावरण वाले राज्यों की बात करेंगे। सर्वाधिक वृक्ष, देखिए वन और वृक्ष दोनों में अंतर है। जब आपसे वृक्ष पूछे तो अलग बात होगी, जब आपसे वृक्षावरण पूछे तो अलग बात होगी, जब आपसे वनावरण। तो अभी तक हम देख रहे थे वनावरण, ठीक है। अभी तक हम लोग क्या देख रहे थे, यहाँ पर सारे देखिए वनावरण की बात हम लोग कर रहे थे, है ना। लेकिन अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे वृक्षावरण, ठीक है, वृक्षावरण। तो वृक्षावरण में महाराष्ट्र टॉप पे है, फिर सेकंड पे राजस्थान है, फिर उसके बाद मध्य प्रदेश है। 3 राज्य अगर आप याद रखिए, 3 तक डाटा भी याद रखेंगे तो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं, सर्वाधिक वृक्षावरण की बात कर रहे थे ना, तो सर्वाधिक वृक्षावरण महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश, और न्यूनतम वृक्षावरण वाले जो राज्य हैं उसमें से सिक्किम सबसे कम यहाँ पर वृक्षावरण है, फिर सेकंड नंबर पे उससे थोड़ा सा अधिक मणिपुर में है, फिर उससे थोड़ा सा अधिक त्रिपुरा में है। सर्वाधिक वृक्षावरण प्रतिशतता वाला राज्य देखा जाएगा तो वृक्षावरण में अगर प्रतिशत में पूछे तो केरल। अब यहाँ पर मोटा मोटा आप याद ही रखिए कि अगर आपसे पूछ ले कि सर्वाधिक वृक्षावरण वाला राज्य तो महाराष्ट्र हो जाएगा, सर्वाधिक वृक्षावरण प्रतिशत वाला राज्य तो केरल हो जाएगा, न्यूनतम वृक्षावरण वाला राज्य सिक्किम हो जाएगा। कम से कम पहला और दूसरा तो 100% पता ही होना चाहिए, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं भारत में मैंग्रोव कवर, जो मैंग्रोव वन होते हैं उनके बारे में यहाँ पर डाटा दिया गया है। यहाँ से भी क्वेश्चन अक्सर पूछता है आयोग। तो यहाँ पर देखेंगे कुल मैंग्रोव कवर हमें देखना है। यहाँ पर देखेंगे कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना, कुल भौगोलिक क्षेत्र का 4992 वर्ग किलोमीटर क्या है, मैंग्रोव कवर है, ठीक है। अगर प्रतिशत में देखेंगे तो 0.15% जो है कुल भौगोलिक क्षेत्र का कौन से वन है, मैंग्रोव है। शीर्ष वृद्धि करने वाले राज्य, अगर मैंग्रोव में वृद्धि के बारे में पूछ लिया जाए कि सर्वाधिक वृद्धि मैंग्रोव कवर में किस राज्य में हुई है, तो ओडिशा टॉप पे आएगा, सेकंड पे महाराष्ट्र आएगा, तीसरे पे कर्नाटक आएगा। सर्वाधिक मैंग्रोव कवर वाले राज्यों में पश्चिम बंगाल में सर्वाधिक है। सर्वाधिक मैंग्रोव वन कहाँ पर है, पश्चिम बंगाल। दूसरे पे कहाँ पे है, गुजरात। तीसरे पे अंडमान निकोबार, फिर इसके बाद चौथे पे आंध्र प्रदेश और पांचवें पे महाराष्ट्र, ठीक है। तो शीर्ष वृद्धि कहाँ पर हुई है, ओडिशा में, और सर्वाधिक मैंग्रोव कवर कहाँ पाए जाते हैं, पश्चिम बंगाल में। इतना याद रखिए। आगे हम लोग देखते हैं उत्तर प्रदेश के बारे में, ठीक है। ISFR 2021 उत्तर प्रदेश के बारे में देखते हैं। तो यहाँ पर आप श्रेणी, जैसे कि अभी ऊपर आपने देखा, यहाँ पर क्षेत्र, यहाँ भौगोलिक प्रतिशत। तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश के भौगोलिक क्षेत्र का प्रतिशत कितना है वो यहाँ पर हम देखेंगे। पहले हम देख रहे थे भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत वनावरण है, कितना प्रतिशत वृक्षावरण है, लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ उत्तर प्रदेश के क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे वनावरण की बात करते हैं तो वनावरण, यहाँ पर जो हम वनावरण की बात करेंगे तो ये कितना है, उत्तर प्रदेश में 14,818 वर्ग किलोमीटर, और उत्तर प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है, 6.15%। अगर हम वृक्षावरण की बात करेंगे तो ये कितना है, ये है आपका 7,421 वर्ग किलोमीटर, और अगर हम इसको प्रतिशत में कन्वर्ट करेंगे तो प्रतिशत में कितना हो जाएगा, कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 3.08%। अब दोनों को अगर हम ऐड कर देते हैं, वनावरण प्लस वृक्षावरण, तो टोटल यहाँ पर ये दोनों ऐड हो जाएंगे, ठीक है। तो ये इतना आ जाएगा, और यहाँ ये दोनों प्रतिशत में ऐड हो जाएंगे तो ये इतना आ जाएगा। तो वनावरण व वृक्षावरण टोटल कितना हो जाएगा, 22,239 वर्ग किलोमीटर, और प्रतिशत में इसको बदल देंगे तो 9.23% ये कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का आ जाएगा उत्तर प्रदेश के, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं उत्तर प्रदेश में वनावरण की स्थिति क्या है, ठीक है। तो सर्वाधिक वनावरण क्षेत्र वाले जिले सबसे अधिक, अभी देखिए कैसे चलेगा इसको, अगर हम देखें तो ये ऐसे है। सर्वाधिक वनावरण कहाँ पर है, सोनभद्र में, दूसरे नंबर पे लखीमपुर खीरी, तीसरे नंबर पे मिर्ज़ापुर। अब हम न्यूनतम की बात करेंगे, ठीक है। न्यूनतम, तो न्यूनतम यहाँ पर क्या है, भदोही में सबसे कम है, फिर उससे थोड़ा सा ज़्यादा मऊ है, फिर उससे थोड़ा सा ज़्यादा मैनपुरी है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि सर्वाधिक वनावरण सोनभद्र में है और न्यूनतम वनावरण कहाँ पर है, भदोही में, राइट। अब यही चीज़ प्रतिशत में देख लेते हैं। प्रतिशत में देखेंगे तो यहाँ पर भी सोनभद्र भी आएगा। अगर हम प्रतिशत में देखेंगे तब भी सोनभद्र ही आएगा वनावरण के मामले में, लेकिन यहाँ पर सेकंड नंबर पे डाटा बदल जा रहा है। प्रतिशत में हम देखेंगे तो चंदौली आ जाएगा, ठीक है। अगर हम वनावरण प्रतिशत में देखेंगे, प्रतिशत में कहाँ पर अधिक है तो चंदौली, और थर्ड नंबर पे पीलीभीत। यहाँ पर हम न्यूनतम में देखेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमने न्यूनतम देखा तो यहाँ प्रतिशत वाला भी न्यूनतम देखेंगे। तो न्यूनतम में यहाँ पर क्या आएगा, भदोही। यहाँ देखिए वैसे भी बिना प्रतिशत के और यहाँ प्रतिशत के दोनों डाटा सेम है, बस अंतर कहाँ पे आया है, यहाँ पे। सेकंड नंबर पे न्यूनतम में देखेंगे तो मैनपुरी है, जबकि यहाँ पर कौन सा है, मऊ है। तो माँ से मऊ, माँ से मैनपुरी, आप ऐसे याद रख सकते हैं। यहाँ पर न्यूनतम प्रतिशत वाले में देवरिया है और यहाँ पर मैनपुरी है, तो ये थोड़ा सा डाटा यहाँ पर चेंज हो गया है। आगे हम लोग देखते हैं
भारत के 3 नए टाइगर रिजर्व, जो कि 51वां नंबर का है श्रीविल्लीपुथुर मेघामलाई, ये कहाँ पर है? तमिलनाडु में। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 52वां है रामगढ़ विषधारी, ये कहाँ पर है? राजस्थान में। 53वां रानीपुर, ये चित्रकूट में है, कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। 54 नंबर का जो है वीरांगना दुर्गावती, मध्य प्रदेश में। और धौलपुर करौली जो है उसको 55वां माना जा रहा है। ठीक है, धौलपुर करौली। तो 54वां कौन सा है? वीरांगना दुर्गावती, ये कहाँ पर है? ये मध्य प्रदेश में है। आगे हम लोग देखते हैं इसी में भारत सरकार के घोषित लक्ष्य। चलिए पहले इधर देख लेते हैं, यहाँ पर नहीं, वही उसी का डाटा ये आगे बढ़ाया गया है, तो यहाँ यहीं से शुरू करते हैं। भारत सरकार के घोषित लक्ष्य, कालाजार का उन्मूलन कब तक किया जाएगा? 2023 तक। रेलवे 100% विद्युतीकरण कब तक है? इसका लक्ष्य है 2023 तक कर दिया जाएगा। उर्वरक क्षेत्र में आत्मनिर्भर कब बनेंगे हम लोग? 2023 तक। इसके बाद किसानों की आय का लक्ष्य क्या है? पहले मतलब किसानों की आय का लक्ष्य मतलब किसानों की आय दोगुना करने का लक्ष्य पहले कब तक था? 2022 तक। अब कितना है? 2024 तक। इसके बाद हर घर नल से जल, ये कब तक पहुंचाया जाएगा? 2024 तक। 100 नए एयरपोर्ट विकसित करने का लक्ष्य कब तक है? 2025 तक। मवेशियों में फुट और माउथ रोग खत्म करने का लक्ष्य कब तक है? 2025 तक। 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य कब तक है? 2025 तक। मतलब 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था के हम बन जाएंगे कब तक? 2025 तक। इसी से संबंधित आगे डाटा भी और है। कुल कार्बन उत्सर्जन में 1 अरब टन की कमी कब तक करेंगे हम लोग? 2030 तक। क्या करेंगे कि कुल कार्बन उत्सर्जन में 1 अरब टन की कमी कर देंगे। कब तक? 2030 तक। एड्स एवं मलेरिया का उन्मूलन कब तक करेंगे? 2030 तक। 500 गीगावाट अक्षय, यहाँ अक्षम लिखा हुआ है, इसको करेक्ट कर लीजिएगा, अक्षय ऊर्जा। ठीक है, अक्षय ऊर्जा प्राप्त करने का लक्ष्य कब तक है? 2030 तक। 2080 गीगावाट और सौर ऊर्जा प्राप्त करने का लक्ष्य कब तक है? 2030 तक। और नेट जीरो उत्सर्जन का लक्ष्य कब तक है? 2070 तक। आगे हम लोग देखते हैं कुछ चक्रवातों के बारे में। 2023 में आए कुछ चक्रवात। ठीक है, जेस्पर चक्रवात आया दिसंबर 2023 में, कहाँ पर? ऑस्ट्रेलिया में। मिथिली आया है नवंबर 2023 में, बंगाल की खाड़ी में। इसके बाद माइकोंग आया है नवंबर 2023 में, कहाँ पर? बंगाल की खाड़ी में। इसके बाद तेज नाम का चक्रवात आया है अक्टूबर 2023 में, कहाँ पर? अरब सागर में। ह्यूमून नाम का आया हुआ है अक्टूबर 2023 में, कहाँ पर? बंगाल की खाड़ी में। साउला नाम का आया हुआ है चक्रवात सितंबर 2023 में, कहाँ? दक्षिण चीन सागर में। बिपरजॉय नाम का आया है जून 2023 में, कहाँ पर? अरब सागर में। इसके बाद मोचा नाम का आया है मई 2023 में, बंगाल की खाड़ी में। फिर इल्सा नाम का चक्रवात आया अप्रैल 2023 में, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में। उसके बाद फिर आया है फ्रेडी। ठीक है, फिर कौन सा आया है? फ्रेडी चक्रवात फरवरी 2023 में, दक्षिण हिंद महासागर, यहाँ पर हिंदी लिखा हुआ, हिंद महासागर। गैब्रियल ये आया है चक्रवात 2023 में, फरवरी, प्रशांत महासागर में। ठीक है, अब कुछ प्रमुख सैन्य अभ्यासों की बात कर लेते हैं। विनवैक्स ये चौथा संस्करण था, 2023 में हुआ, 2023 का, और दिसंबर 2023 में हुआ, भारत और वियतनाम के बीच में। तो विनवैक्स किसके बीच में होता है? भारत और वियतनाम के बीच में, सशस्त्र बलों का है। और ये आयोजन कहाँ हुआ? हनोई, वियतनाम में। इसके बाद अस्त्र शक्ति सैन्य अभ्यास दिसंबर 2023 में ये भी हुआ, ये भारत का था, वायुसेना का था। और सूर्यलंका एक जगह है आंध्र प्रदेश में, वहाँ पर हुआ। इसमें आकाश मिसाइल प्रणाली ने एक साथ 4 मानव रहित लक्ष्यों को निशाना बनाया। इस प्रकार भारत 30 किलोमीटर की दूरी पर एक साथ 4 लक्ष्यों को भेजने की क्षमता प्रदर्शित करने वाला पहला देश बन गया है। तो ये अस्त्र शक्ति आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला है ट्रोपेक्स 23, ये जो है नवंबर 2022 से मार्च 2023 तक चला। ये भी भारत का ही है। और ये तीनों सेनाएं जो भारत की हैं और रक्षा बल उनको मिल करके किया, और ये हिंद महासागर में हुआ। वज्र प्रहार ये 14वां संस्करण था, नवंबर 2023 में हुआ। भारत और अमेरिका के बीच में होता है, ये थल सेना का है, ये उमरोई मेघालय में हुआ। मित्र शक्ति ये 9वां संस्करण है, नवंबर 2023 में हुआ। भारत और श्रीलंका के बीच में होता है, अवधपुणे में हुआ। बोगो सागर ये 4था संस्करण था, नवंबर 2023 में हुआ। भारत और बांग्लादेश के बीच में हुआ, ये नौसेना का था और बंगाल की खाड़ी में हुआ। तो इंपॉर्टेंट कुछ अभ्यास थे। हम लोग पुरस्कारों की बात कर लेते हैं। पुरस्कार में पहला है साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023। तो अंग्रेजी संस्करण के लिए किसको दिया गया? पुस्तक है रेक्विएम इन रागा जानकी, नीलम शरण गौर को। मैथिली भाषा के लिए बोध संकेतन निबंध बासुकीनाथ झा को। हिंदी का के लिए मुझे पहचानो उपन्यास संजीव। तो आप पूरा ना याद रखें तो कम से कम अंग्रेजी और हिंदी का जरूर याद रखें। ठीक है, एक आपका अंग्रेजी को याद रखना है, रेक्विएम इन रागा जानकी, लेखक कौन है? नीलम शरण गौर। और दूसरा आपका हिंदी का याद रखना है, मुझे पहचानो उपन्यास संजीव। इन दोनों लोगों को साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया इनके इन रचनाओं के लिए।
ठीक, आगे हम लोग देखते हैं साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार। साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार 2023, तो सूरनाथ सिंह लेखक हैं, इनकी पुस्तक का नाम है कौतुक ऐप लघु कहानी, ये हिंदी की है, ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद सुधा मूर्ति, इनकी पुस्तक है ग्रैंड पेरेंट्स बैक ऑफ स्टोरीज, ये भी कहानी है, अंग्रेज़ी की है। ठीक है, अब इनको एक बार पढ़ सकते हैं, बाकी इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अक्षय आनंद सन्नी ओल कतरा झूल कतरा कविता है मैथिली भाषा की, और मतीन अचालपुरी मरणोपरांत इनको दिया गया है ममता की डोर लघु कहानी है उर्दू की। ठीक है, आगे है 69वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2023। सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म रॉकेट द नंबी इफेक्ट को दिया गया, सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म RRR, और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक निखिल महाजन गोदावरी द होली रिवर के लिए। इसके बाद सर्वश्रेष्ठ अभिनेता हैं अल्लू अर्जुन फिल्म पुष्पा के लिए, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री हैं आलिया भट्ट गंगूबाई काठियावाड़ी एवं कृति सेनन को मिमी के लिए, सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक काल भैरव RR के लिए, सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायिका श्रेया घोषाल इरामिन निजाल शेडो ऑफ द नाइट के लिए, सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म है सरदार उधम सिंह। ठीक है, इसके बाद है साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार। पुस्तक है चांदपुर की चंदा, ये उपन्यास है, किसकी है? अतुल कुमार राय की, और भाषा कौन सी है इसकी? हिंदी, तो इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अंग्रेजी की है लॉर्ड्स ऑफ द डिक्कन सदर्न इंडिया फ्रॉम द चालुक्यास टू द चोलास, ये ऐतिहासिक है, अनिरुद्ध कनिसेट्टी की अंग्रेजी भाषा की है, और जहन जाद कहानी है तौसीफ बरेलवी की उर्दू की। ठीक है, कम से कम हिंदी की तो आपको हर हाल में याद ही होना चाहिए, चांदपुर की चंदा अतुल कुमार राय हिंदी। ठीक, इसके बाद हम इधर आ जाते हैं, तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे 65वें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार, जिन्हें एशिया का नोबेल बोला जाता है, तो प्राप्तकर्ता इधर हैं डॉक्टर रवि कन्नन आर, ये भारत के हैं, इनको सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट ये हैं, ये असम के इनको मिला हुआ है, मतलब भारत के रवि कन्नन आर को मिला हुआ है। फिर कोरबी रक्षचंद को, ये बांग्लादेश के हैं। इसके बाद यूजोनियो लेमोस के तिमोर लेस्ते के हैं, और मरियम कोरोनल फेरर को ये फिलीपींस के हैं। कुल मिला के 4 लोगों को 65वां रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 दिया गया है। इसके बाद मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता 2023, इसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो ये इसका आयोजन कहाँ पर हुआ? सैन सल्वाडोर। कहाँ हुआ? सैन सल्वाडोर, एल सल्वाडोर में। इसकी विजेता कौन है? सोनिस पालासियास, निकारागुआ की हैं ये। इसके बाद है वो विजेता एंटोनियो पोर्सेल, थाईलैंड। 71वीं मिस यूनिवर्स थी आर बोनी गैब्रियाल, संयुक्त राज्य अमेरिका की थी 71वीं। अब ये 72वीं कौन है? सोनिस पालासियोस, निकारागुआ की। ठीक है, इसके बाद 65वां ग्रैमी पुरस्कार 2023। रिकॉर्ड ऑफ द ईयर अबाउट डैम टाइम लिजो, एल्बम ऑफ द ईयर हैराज हाउस, सॉन्ग ऑफ द ईयर जस्ट लाइक दैट बोनी रेड, और बेस्ट न्यू आर्टिस्ट समारा जॉय को मिला है। इसके बाद पुलित्जर पुरस्कार 2023 देख लेते हैं। प्राप्तकर्ता हैं द न्यूयॉर्क टाइम्स के कर्मचारी, इंटरनेशनल रिपोर्टिंग, और यूक्रेन पर रूस के आक्रमण को उनके अविचल कवरेज के लिए। ठीक है, तो एक तरीके से ये जो है एक पत्रकारिता से संबंधित संस्था को दिया गया है, द न्यूयॉर्क टाइम्स को। इसके बाद अगला है एसोसिएट प्रेस मस्टल्यू, एसोसिएट प्रेस मस्टिस्लाव चेरनो, एवगनी मोलोलेटका, वसिलिशा स्टापार्निको और लोरी हिन्नेट को सार्वजनिक सेवा के लिए यूक्रेन पर रूस के हमले से घिरे शहर मारियोपोल में नागरिकों की हत्या की रिपोर्टिंग के लिए इनको दिया गया है। तो कुल मिला के पुलित्जर पुरस्कार पत्रकारिता क्षेत्र का ही है। तो दो प्रकार की संस्थाएं हैं, यहाँ पर संयुक्त रूप से दिया गया है, यहाँ द न्यूयॉर्क टाइम्स को के कर्मचारियों को दिया गया है। इसके बाद चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 को देख लेते हैं। ठीक है, तो इसमें सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी वालों को पहले देखते हैं। नंबर 1 पे है मध्य प्रदेश, प्रथम रैंक है इसकी राष्ट्रीय जल पुरस्कार में। दूसरे नंबर पे उड़ीसा, और तीसरे नंबर पे आंध्र प्रदेश एवं बिहार संयुक्त रूप से हैं। सर्वश्रेष्ठ जिलों की बात करेंगे इसी जल पुरस्कार में, तो सर्वश्रेष्ठ जिला है, प्रथम है गंजाम उड़ीसा का, द्वितीय है नमक्कल तमिलनाडु का, तृतीय है आदिलाबाद तेलंगाना का। ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान द्वारा वर्ष 2021 से प्रदत्त पुरस्कार। विश्व भारती का पुरस्कार मिला प्रोफेसर हरदत्त शर्मा को। महर्षि वाल्मीकि पुरस्कार प्रोफेसर कामता प्रसाद त्रिपाठी पीयूष को। इसके बाद महर्षि व्यास पुरस्कार डॉक्टर नवलता लखनऊ को। महर्षि नारद पुरस्कार प्रोफेसर धर्मदत्त चतुर्वेदी वाराणसी को। यहाँ पर यह राशि दी गई है, एक बार इसको आप देख सकते हैं। सबसे अधिक राशि किसकी है? सबसे अधिक राशि यहाँ पर विश्व भारती पुरस्कार की है, जो कि प्रोफेसर हरदत्त शर्मा को दी गई है।
यहाँ पर उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान बाल साहित्य सम्मान 2021, कभी कभी पुराना वाली भी पूछ लेता है तो इसलिए यहाँ पर दिया गया है, आप एक बार चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं। सोहनलाल द्विवेदी बाल कविता सम्मान अजय कुमार द्विवेदी उर्फ अजय प्रसून को लखनऊ के इनको दिया गया है। बाकी सारे नाम है, मैं सबको नहीं पढ़ूंगा, आप एक बार इसको पॉज करके पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग आ जाते हैं और नीचे चलेंगे तो यहाँ पर आ जाएंगे उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के वर्ष 2021 के पुरस्कार। यहाँ पर देख लेते हैं हिंदी गौरव सम्मान डॉक्टर गिरिराज शरण अग्रवाल को। इसके बाद भारत भारती सम्मान डॉक्टर रमानाथ त्रिपाठी दिल्ली। महात्मा गांधी साहित्य सम्मान डॉक्टर विश्वास किशन पाटिल। इसके बाद लोहिया साहित्य सम्मान बुद्धिनाथ मिश्र देहरादून। और अटल बिहारी वाजपेयी साहित्य सम्मान हृदय नारायण दीक्षित उत्तर प्रदेश। और अवंतीबाई साहित्य सम्मान डॉक्टर ओम प्रकाश मिश्र लखनऊ के इनको दिया गया है, ठीक है। 50वां अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार की बात करेंगे तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन है? डोग्रेस स्कॉट, यूके के हैं, फिल्म एरिविन वेल्स क्राइम के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री हैं लू डे लाइस, फिल्म द मैड वुमेन बॉल के लिए, फ्रांस की हैं। सर्वश्रेष्ठ कॉमेडी सीरीज है सेक्स एजुकेशन सीजन 3 यूके। और बेस्ट डॉक्यूमेंट्री इन्फेंट टू टेक लेंस डेमन्यूस डे लॉग वेरे, फ्रांस के हैं, ठीक है। हम लोग यहाँ पर देखते हैं 80वां गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2023। तो ड्रामा श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ फिल्म है द फैबल्समैन्स। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक है स्टीवन स्पीलबर्ग, फिल्म फैबलमैन्स के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता है ऑस्टिन बटलर, फिल्म एल्विस के लिए, ठीक है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री है कैट ब्लैंचेट, फिल्म टॉर के लिए। म्यूजिकल अर्थात कॉमेडी श्रेणी में देखेंगे सर्वश्रेष्ठ फिल्म है द बंसी ऑफ इनसरीन। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कॉलिन फेरल हैं। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री हैं मिसोल यो, फिल्म एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस। ये कहाँ की हैं? ये आपकी मलेशिया की, याद रखिएगा। सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा की फिल्म है अर्जेंटीना 1985। और सर्वश्रेष्ठ मूल गीत है ओरिजिनल सॉन्ग नाटू नाटू चंद्रबोस और एम और किरवानी द्वारा इसको बनाया गया और फिल्म RR से। तो ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। सर्वश्रेष्ठ मूल गीत ओरिजिनल सॉन्ग 80वां गोल्डन ग्लोब पुरस्कार इसने जीता है। इसके बाद वर्ष 2023 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को कुछ पुरस्कार दिए गए हैं जो इंपॉर्टेंट है। कई बार यहाँ पर कन्फ्यूजन भी होगा, इसलिए आपको याद रखना बहुत जरूरी है। जैसे फ्रांस की यात्रा जब की इन्होंने जुलाई 2023 में, तो उनको ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर दिया गया, ठीक है। ग्रीस जब गए अगस्त 2023 में, तो इनको द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ लिन ऑनर दिया गया। तो यहाँ पर कंफ्यूजन होगा, इसलिए आपको क्या याद रखना है कि यहाँ सिर्फ इतना याद रखिए लीजन ऑफ ऑनर और यहाँ पर ऑर्डर ऑफ ऑनर, ठीक है। लीजन मतलब फ्रांस और ऑर्डर मतलब ग्रीस, ठीक है। लीज पर दिया ऑर्डर, लीज पर ऑर्डर, लीज दिया फ्रांस को और ऑर्डर दिया ग्रीस को। इस तरीके से आप ट्रिक के माध्यम से आप जैसे भी चाहें आप इसको याद रख सकते हैं। ऑर्डर ऑफ ऑनर ग्रीस है और लीजन ऑफ ऑनर फ्रांस है, ठीक है। यहाँ पर मिलान करने के लिए भी पूछा जा सकता है, 100% आने के चांस हैं। मिस्र का पुरस्कार जो है 2023 में इनको दिया गया ऑर्डर ऑफ द नाइल। तो यहाँ आप एक अनुमान लगा सकते हैं, नाइल नदी बहती है मिस्र में, ठीक है। नाइल मतलब नील, तो ये मिस्र का पुरस्कार हो गया सबसे बड़ा। पपुआ न्यू गिनी मई 2023 में दिया गया कैंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लुगोहू, ठीक है। तो ये थोड़ा सा अलग है, लुगोहू मतलब पपुआ न्यू गिनी। इसके बाद फिजी का है कैंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी, ये भी नाम में ही इसके पुरस्कार में इसका नाम है। और पलाऊ का पुरस्कार है एक्वाबल एबॉक्ल, ये इंपॉर्टेंट है, एबॉक्ल अवार्ड पलाऊ का है, ये दिया गया प्रधानमंत्री मोदी जी को, ठीक है। तो ये कुछ पुरस्कार हैं जो दिए गए। अब कुछ राष्ट्रीय सम्मेलन हैं उनको देख लेते हैं, ठीक है। जैसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर वैश्विक भागीदारी शिखर सम्मेलन GAPI दिसंबर 2023 में, और कहाँ हुआ? भारत मंडपम नई दिल्ली में। यह 28 देशों का संगठन है, ठीक है, याद रखिएगा। भारत 2024 में होने वाले सम्मेलन का अध्यक्ष भी है, किसका? GAPI। इसके बाद इंडिया मोबाइल कांग्रेस 7वां संस्करण था, अक्टूबर 2023 में भारत मंडपम नई दिल्ली में हुआ। थीम थी ग्लोबल डिजिटल इनोवेशन, और इसी भारत मंडपम में ही सबसे बड़ी जो है नटराज की मूर्ति लगाई गई है, ठीक है, याद रखिएगा, दिल्ली में। इंडिया स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव 2023 सितंबर 2023 में हुआ इंदौर में। उत्तर प्रदेश राज्य श्रेणी में तीसरा स्थान प्राप्त करता है। उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो कहाँ पर होगा? ग्रेटर नोएडा में, और इसमें ODOP उत्पादों, GI टैग उत्पादों, कई अन्य उत्पादों का प्रदर्शन किया गया। इंडिया इंटरनेशनल MSME स्टार्टअप एक्सपो एंड समिट नवा संस्करण था, अगस्त 2023 में, ये नई दिल्ली में हुआ। इसके बाद राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन का नवा संस्करण था, ये उदयपुर में हुआ, और इसका उद्घाटन लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने किया, क्योंकि इनका ही स्थान है ये, और विषय था इसका डिजिटल युग में लोकतंत्र और प्रभावी शासन को बढ़ावा। इसके बाद ई-गवर्नेंस संबंधी राष्ट्रीय सम्मेलन 26वां संस्करण था, इंदौर में हुआ, अगस्त 2023 में, और इसकी थीम थी विकसित भारत, नागरिकों को सशक्त बनाना। इसमें पंचायती राज मंत्रालय द्वारा संचालित स्वामित्व योजना को गोल्ड मेडल दिया गया, ठीक है। इसके बाद अगला है राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्षों का सम्मेलन 24वां था, ये लखनऊ में उत्तर प्रदेश में हुआ। सारे के सारे जो लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष थे उनका सम्मेलन कहाँ पर हुआ? लखनऊ उत्तर प्रदेश में। आगे हम लोग देखते हैं वन वर्ल्ड टीवी शिखर सम्मेलन 2023 में हुआ, रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर कहाँ पर है? ये बनारस में है। यहाँ पर क्या हुआ? वन वर्ल्ड टीवी शिखर सम्मेलन 2023 मार्च में होता है ये, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस सम्मेलन को संबोधित किया, तथा वर्ष
2025 तक भारत को टीबी मुक्त करने की प्रतिबद्धता दोहराई। ठीक, संयुक्त कमांडर सम्मेलन 2023 मार्च 2023 है और भोपाल जो है में ये हुआ और इसकी थीम थी रेडी, रिसर्जेंट और रिलेवेंट। भारतीय चावल कांग्रेस का दूसरा संस्करण कहाँ पर हुआ? ये आपका कटक में हुआ। कहाँ पर? कटक में। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उद्घाटन किया। एरो इंडिया ये आपका बंगलुरु में हुआ। इसकी थीम थी द रनवे टू ए बिलियन अपॉर्चुनिटीज़। राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव ये कहाँ पर हुआ? मुंबई महाराष्ट्र में। संस्कृति मंत्रालय द्वारा था ये। U20 ग्रुप की पहली बैठक ये कहाँ पर हुई? गुवाहाटी में। गुवाहाटी असम में G20 शिखर सम्मेलन के हिस्से के रूप में आयोजित हुई। इसके बाद इंडिया इंटरनेशनल सी फूड शो ये कहाँ पर हुआ? कोलकाता में, फरवरी 2023 में। इसके बाद 30वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस 27-31 जनवरी ये अहमदाबाद गुजरात में। 10वीं महिला विज्ञान कांग्रेस ये आपकी जनवरी में हुई और कहाँ पर हुई ये हुई आपकी RTMNU विश्वविद्यालय नागपुर महाराष्ट्र। इसका आयोजन 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस के हिस्से के रूप में प्रधानमंत्री द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया गया। पूर्वोत्तर कृषि कुंभ कब हुआ? जनवरी 2023 में। कहाँ पर? मेघालय में। और उद्घाटन केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा किया गया। तो ये यहाँ पर हमने जो है कुछ करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण फैक्ट यहाँ पर देखे हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप लाइक ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।